ओके जी, आज हम डिस्कस करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम के कुछ चंद मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहली तो चीज ये कि भाई ये जो पूरा सिस्टम आपको नजर आ रहा है ना, ये पूरा सिस्टम, ये दैट इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। तो आप इसे एमसीक्यूज के लिए ये भी कह सकते हैं कि ये एक सब सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम का और इम्यून सिस्टम का। अब आप आगे देखेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम में किस तरह से इन्वॉल्व हो रहा होता है, फिर आप आगे ये भी देखेंगे कि ये इम्यून सिस्टम में कैसे इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये आपको नजर आ रहा है, वेजल्स नजर आ रही हैं, ये आपका कहलाता है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है जी। तो लिम्फेटिक सिस्टम की जब हम सबसे पहले बात करते हैं तो आपको ये बात पता है कि ये इस तरह से एक पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम का पैटर्न होता है, जिसमें ये रेड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से पूरी बॉडी में जा रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से हार्ट में आ रहा है। अब होता क्या है कि ये जो दरमियान में चीजें हैं, ये हमारे पास कैपिलरीज होती हैं, और मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि कैपिलरीज की वॉल्स इतनी बारीक होती है कि इसमें से जो ब्लड है वो बाहर डिफ्यूज हो रहा होता है। ठीक है, बाहर निकलता है। पहली चीज तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आप देखिए, ये डिफ्यूज होके बाहर आ गया, क्या हो गया, ये इसने ब्लड यहां से जा रहा था, कैपिलरीज जब आई पतली पतली, तो इसने क्या किया, डिफ्यूज करके ब्लड बाहर चला गया, यानी कि घूम फिर रहे होते हैं, बाहर भी जा रहे होते हैं, अंदर भी आ रहे होते हैं। अब ये आपको देख ले, ये इसका मतलब बॉडी टिश्यूज के अंदर ये आरबीसीज डिपॉजिट हो गए। अब आरबीसीज के साथ बेस बेस्ड न्यूट्रिशन, क्योंकि आपको पता है कि हीमोग्लोबिन है वो अपने आप के साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी लेके जा रहा होता है, अपने साथ न्यूट्रिएंट्स भी लेके जा रहा होता है। तो इनडायरेक्टली ये बाहर आ गए। ठीक है जी। और ये जो अभी देखो सिस्टम पे हम जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, पहले हम समझ रहे हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। तो ये कैपिलरीज ने डिफ्यूज किया रेड ब्लड सेल्स। अब ये रेड ब्लड सेल्स आपको देख रहे हैं, ये ना इस ब्लड वेसल्स में, ना ये इस ब्लड वेसल्स में, बल्कि ये बॉडी के अंदर ऐसे ही बाहर निकल गए हैं। अब होता ये है कि जब ये बाहर निकलते हैं, यहाँ पर जब ये बाहर निकलते हैं तो ये इस तरह से जैसे लीक नहीं हो जाता, कोई चीज लीक हो गई है, तो ऑलमोस्ट 20 लीटर आपका पर डे के हिसाब से ब्लड जो है वो कैपिलरीज से बाहर डिफ्यूज हो रहा होता है। ठीक है, जिसमें से ये जो वेजल्स है ना, वेन्स, ये 17% वापस इसे एब्जॉर्ब कर लेती है। समझ आ रही है, 17% इसे वापस एब्जॉर्ब कर लेती हैं, यानी कि अभी भी 30% रह गया है जो कि रिमेनिंग बाहर बॉडी टिश्यूज में मौजूद है। ठीक है, अगर ये बॉडी टिश्यूज में ऐसे ही मौजूद रहेगा तो इसका मतलब ब्लड कलेक्ट होना शुरू हो गया है, तो हमारी तो वो बॉडी स्वेल हो जानी चाहिए, है ना भाई। तो ये जो इसका मतलब ये जो सिस्टम हम डिस्कस करेंगे, ये उस 30% सिस्टम को वापस से हार्ट में जाएगा और उसे ड्रेनेज का पार्ट दोबारा बनाएगा। क्योंकि हमने यहाँ देख लिया कि 30% अभी मौजूद है जो लेफ्ट है। ठीक है, तो एमसीक्यूज के लिए क्या याद रखना है कि 20 लीटर जो है वो डिफ्यूज होता है पर डे में, और 17 लीटर वापस जो वेन्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब देखो, अलग से वेजल्स मौजूद हैं, अलग से वेजल्स मौजूद हैं जो लेके आती हैं और इस वेन के अंदर वापस से उस ब्लड को जो बाहर मौजूद होता है उसे इस वेजल्स यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम में दोबारा डालती हैं ताकि ब्लड में जाए, वो हार्ट में जाए, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड हो, पूरी बॉडी में दोबारा डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए। तो इस सिस्टम को कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, ये यूनी डायरेक्शनल है। आप देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम आपका बाई डायरेक्शनल है, मल्टी डायरेक्शनल है, इधर से आ रहा है इधर से जा रहा है, बल्कि ये लिम्फेटिक सिस्टम यूनी डायरेक्शनल है जो कि एक ही जगह से सारा का सारा लिक्विड को लेता है और इसे वापस डालता है बॉडी के अंदर। अब आप ये देख लें, ये सिस्टम आया हमारे पास, ये इससे इसके थ्रू क्या होता है कि आपका पूरा ब्लड वापस से इस सर्कुलेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होके बॉडी के अंदर हर हर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो एक और चीज जो आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि इट इज अ वन डायरेक्शन ओपन एंडेड नेटवर्क ऑफ वेजल्स। ओके जी। सो जब तक यहां से ये यूनी डायरेक्शनल है, अब हम अगर इसका पूरा देखें
तो अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिकली देखें तो ये हमारे पास बाहर आरबीसीज मौजूद है, और ये जो हमारे पास है ये बेसिकली लिम्फ वेसल मौजूद है। अब ये लिम्फ वेसल की आप वॉल देखें, ये वॉल ऐसी हैं जो ओपन होती है। ये देखें, ये जो है ना, ये ओपन हुई है। ये ओपन तब होती है जब बाहर का ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो और इसकी वेसल के अंदर प्रेशर कम हो। ऐसे ही होता है ना, डिफ्यूजन के थ्रू ऐसे ही होता है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है तो इसका पी बड़ा है, प्रेशर बड़ा है, इसका कम है, तो ये गेट्स ओपन होते हैं। इसका मतलब हमारे पास जब ये टिश्यूज ऐसे हैं लिम्फ वेसल्स के, जो के टर्न होके अपने आप को ओपन भी करते हैं, ठीक है। तो अगर इंटरस्टिशियल प्रेशर ब्लड का ज्यादा है एज कंपेयर टू इंटरस्टिशियल प्रेशर ऑफ लिम्फ वेसल, तो बाहर का ब्लड अंदर सक कर लेगा। ये देखें, ये इसने ओपन किया, ओपन करने के बाद इसने सब का सब सक कर लिया, और एज अ रिजल्ट इसका प्रेशर बढ़ गया, इसका प्रेशर कम हो गया, ठीक है। फिर इसने अपने गेट्स वापस बंद कर दिए ताकि बैकफ्लो ना हो जाए, ऐसा ना हो निकल जाए बाहर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ये मौजूद होते हैं हर इनके लिम्फ वेसल्स के अंदर। बिल्कुल इसका एक और फंक्शन ये भी होता है कि ये क्योंकि गेट्स है ना, तो वो बड़े मॉलिक्यूल्स जो वैसे इस ब्लड वेसल्स से मूव नहीं कर पाते, वो मॉलिक्यूल्स इसके अंदर भी आ जाते हैं। ये ब्लड है, ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसीज भी मौजूद है, फैगोसाइट्स भी मौजूद है। इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा लार्ज मॉलिक्यूल थे जो कैपिलरीज ट्रांसफर करने में नाकाम होती थी, तो ये जो लिम्फ वेसल्स हैं ये उन्हें भी इन्वेड कर देते हैं। समझ आ रही है बात? इसके थ्रू ताकि हर चीज आपके ब्लड में पहुंचे और आपके ब्लड से पूरी बॉडी में पहुंच सके। तो एक और यूजफुल इंपॉर्टेंस जो है वो लार्ज पार्टिकल की ब्लड स्ट्रीम में लेके जाना ये भी है। तो ये देख लें, बड़े बड़े पार्टिकल्स इसके थ्रू मूव कर रहे होते हैं। अब आप जरा इसके सिस्टम पे आ जाए। देखिए जी, लिम्फेटिक सिस्टम के कुछ कंपोनेंट हैं। सबसे पहले वो लिक्विड जो इस लिम्फ वेसल्स में से फ्लो करता है उसे आप कहते हैं लिम्फ। उसे आप क्या कहते हैं? लिम्फ। अब ये लिम्फ इसमें से फ्लो करता हुआ जा रहा है और इसके अंदर आपको बीन शेप स्ट्रक्चर नजर आ रही है। देख लें, बीन शेप स्ट्रक्चर, राउंडेड बॉडीज स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, जिसे आप कहते हैं लिम्फ नोड। क्या कहते हैं? नोड। अब आप ये देखिए, ये क्रॉस करता हुआ आया, इसमें क्या होता है वो हम अलग बात करेंगे। पहले मैं कंपोनेंट की बात करूँ। लिम्फ वेसल्स में लिम्फ नोड से होता होता हमारे पास सब क्लेविन वेन में आया। सब क्लेविन वेन आपके ऊपर की तरफ मौजूद है, और इसने यहाँ पर मौजूद बॉडी हार्ट के अंदर मिला, और हार्ट के अंदर से पंप होके डीऑक्सीजनेटेड है तो ऑक्सीजनेटेड करेगा और फिर बॉडी में पहुंचाएगा, ठीक है जी। तो ये जो बीन शेप स्ट्रक्चर है लिम्फेटिक नेटवर्क का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसे आप कहते हैं लिम्फ नोड, जो कि प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है। अगर आप इसे जरा माइक्रोस्कोपिक देखें तो इसके अंदर बेसिकली डब्ल्यूबीसीज मौजूद होते हैं, जिनका काम ये होता है कि अगर उस लिक्विड के अंदर कोई पैथोजन आ गया है तो ये आपके पास डब्ल्यूबीसीज मौजूद है, ये इसे इन्वेट करके खा जाता है, खत्म कर देता है। क्योंकि हमें पता है डब्ल्यूबीसीज इज कॉल्ड पुलिस ऑफ द बॉडी। तो कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, इन्फेक्टेड चीज से ये प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा इसके अंदर दो टाइप के लिम्फोसाइट्स, लिम्फ है, लिम्फ फ्लूइड है, तो इसके अंदर इसके जो सेल्स होंगे उन्हें आप लिम्फोसाइट्स कहेंगे। तो इसके अंदर दो टाइप के लिम्फोसाइट्स हैं, एक कहलाता है टी सेल, एक कहलाता है बी सेल। ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। ये जो टी सेल और बी सेल है ये स्पेसिफिकली एंटीबॉडीज बनाते हैं। ये इन्होंने बनाई है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज किसके खिलाफ बनाते हैं? वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाते हैं, जो कि पैथोजन को खाने के लिए हेल्प आउट करते हैं। तो इसके थ्रू क्या होता है कि आपका डब्ल्यूबीसीज आपका इम्यून फंक्शन के तौर पे भी एक्ट करता है। अभी देखो, लेट मी कंप्लीट, ठीक है जी। ओके, अब ये जो लिम्फॉइड है इसके कुछ ऑर्गेन्स होते हैं जिन्हें आप कहते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गेन्स, जिसमें दो आते हैं, थाइमस और बोन मैरो। ये रहा थाइमस, थाइमस इज अ ग्लैंड, और ये रहा
आपकी लॉन्गेस्ट बोन फीमर, जिसकी जितनी बड़ी बोन होती है उसमें उतना ज्यादा बोन मैरो होता है, और बोन मैरो आगे जाके आपके WBCs बनाते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स दो हैं, थाइमस और बोन मैरो, जो कि आगे जाके काम क्या है, लिम्फोसाइट प्रोडक्शन करता है। लिम्फोसाइट टी सेल बी सेल उसको मैच्योर करता है और उसके बाद वो इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है। ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। अब आ जाते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन पे। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन हमारे पास तीन है। ठीक है, एक स्प्लीन, एक लिम्फ नोड और एक लिम्फोइड नूडल्स। ठीक है, अगेन मैं बता देती हूँ, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन हमारे पास तीन होते हैं। एक है स्प्लीन, स्प्लीन इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। दूसरा लिम्फ नोड, ये रे, और तीसरा लिम्फ नूडल्स जो कि यहाँ पर मौजूद है, माउथ, ये देख लो, तीन लोकेशन है, ये और ये हमारे पास है सेकेंडरी इम्यून सिस्टम। तो ऑटोमेटिकली इसका काम क्या हुआ, ड्रेनेज सिस्टम है, WBCs है, इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व है। इट इज अ सब स्ट्रक्चर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम। ओके जी, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे इम्यून सिस्टम और उसकी डिफरेंट टाइप्स, राइट। अच्छा जी, हमें ये बात हमेशा से पता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपको बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब हम अगर अपने डेली रूटीन की बात करें, चाहे आप किसी ऑब्जेक्ट को टच करें, चाहे आप कुछ खाएं पिए, तो बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया और पैथोजन और वेक्टर्स आपकी बॉडी में इंटर होते हैं डेली रूटीन में, और आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। अच्छा, अब आपकी बॉडी में कुछ आर्मी सेल्स होते हैं जिन्हें आप कहते हैं, जिन्हें आप कहते हैं पुलिस ऑफ द बॉडी, राइट। देख लो, डिफरेंट शेप के, डिफरेंट साइज के, डिफरेंट न्यूक्लियस की शेप मौजूद है आपके पास, डिफरेंट मौजूद होते हैं, जिसे आप कहते हैं WBCs, और आप इसे पुलिस ऑफ द बॉडी कहते हैं, जो आपका बेसिकली इम्यून सिस्टम बनाते हैं और आर्मी है। बगैर मेडिसिन के आपके पास एक आर्मी मौजूद है जो आपको नेचुरल वे में इम्यून सिस्टम प्रोवाइड कर रही हैं। अब इनका काम क्या होता है, ये ढूंढ के बैक्टीरिया, वायरस या डिजीज कॉजिंग एजेंट को किल करती है। इम्यून सिस्टम दो टाइप का, इन्नेट और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्नेट इम्यून सिस्टम की। इन्नेट इम्यून सिस्टम को नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम कहते हैं, क्योंकि कोई स्पेसिफिकली, जैसे ये जो आरबीसी है ना, ये कोई स्पेसिफिकली बैक्टीरिया को नहीं खाता, बल्कि ये जो हमारे पास WBCs है वो नेचुरल डिफेंस प्रोवाइड कर रहा है। भले कोई भी वायरस आए, कोई भी बैक्टीरिया आए, कोई भी डिजीज कॉजिंग पैथोजन आए, उसको क्या करता है, उसको किल करता है, खत्म करता है। ठीक है जी, उसे खाता है फैगोसाइटोटिकली। तो इस वजह से इसे नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम कहते हैं। लेकिन एक्सीडेंटली अगर ये बॉडी से आपके इंटर हो गया तो इम्यून सिस्टम, और भी आपके WBCs मौजूद होते हैं बॉडी के अंदर जो कि उसे किल कर देते हैं। यानी कि आपके पास बहुत सारे लाइन ऑफ डिफेंसेस मौजूद हैं, बाहर भी मौजूद हैं, अंदर भी मौजूद हैं। अब होता ये है कि जब हम डिफेंस सिस्टम की बात करें तो सबसे पहली जो आपकी डिफेंस सिस्टम है ना, वो आपकी स्किन है। स्किन पहली है कि जिससे जो ऑर्गेनिज्म है वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता। उसके अलावा आपकी जो म्यूकस लाइनिंग आपके नोज के अंदर जो म्यूकस लाइनिंग होती है ना, म्यूकस लिक्विड, तब जब एयर के थ्रू अगर कोई आपकी ओपनिंग के थ्रू कोई बैक्टीरिया, वायरस अंदर चला भी गया है तो ये इस विकसस लिक्विड में आके ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। दूसरी ये भी आपकी प्राइमरी है, फिजिकल बैरियर। तीसरा आपका जो टेयर्स होते हैं, ये जो आपके टेयर्स है ना, उनमें एक एंजाइम होता है जिसे आप कहते हैं लाइजोजाइम। यानी कि फिजिकल बैरियर भी है, केमिकल बैरियर भी है। अब जब हम केमिकल बैरियर की बात करते हैं तो ये केमिकल बैरियर, ये आपके इस टेयर्स मौजूद हैं और इनमें आपके लाइजोजाइम मौजूद है, जिनका काम क्या है, आपके बैक्टीरिया को मार रहा है। तो टेयर्स जो है ना, उसमें लाइजोजाइम मौजूद है, MCQs के लिए याद रखना है। उसके अलावा अगर फूड के थ्रू स्टमक में कोई पैथोजन इन्वॉल्व हो गया है
तो आपकी जो स्टमक है वो भी लिक्विड सिक्रीट कर रहा है। तो जब वो लिक्विड सिक्रीट करते हैं, क्योंकि आपके स्टमक क्या करते हैं, कुछ लिक्विड सिक्रीट करते हैं, HCl सिक्रीट करते हैं, एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जिनमें ये जो वायरस बैक्टीरिया वहीं पर ही मर जाती हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली आपका कहने का मतलब ये कि आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बहुत सारे हैं। आपने अभी तक स्किन को पढ़ा है, मैंने आपको 4-5 बता दिए। उसके अलावा आपका जेनिटो यूरिनरी ट्रैक, जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देख लो, ये आपका ट्रैक है, ये इसकी वॉल्स में भी आपके WBCs मौजूद है, जो कि इसको हार्म करने नहीं दे रहे। उसने बिल्कुल, उन्होंने उनकी लेयर्स को कवर किया हुआ है। बहुत कोशिश कर रहे हैं जाने की, लेकिन नहीं कर रहा। अच्छा, अगर लेट सपोज कोई इंजरी से आपका चला जाता है, तो सबसे पहले सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आपके पास सेल्स आते हैं, जिसे आप कहते हैं मास्ट सेल्स। क्या कहते हैं? मास्ट सेल्स। वो क्या करते हैं, वो सर्च करते हैं कि कहां पर आपके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से क्रॉस किया है किसी किसी वायरस या बैक्टीरिया ने। उसे आप ढूंढते हैं, ये ढूंढ के उसके बाद उसको किल कर देता है। ठीक है जी। और ये किल किस तरीके से कर रहा होता है, ये पहले आपके हिस्टामीन बनाता है। हिस्टामीन इज अ प्रोटीन, राइट। हिस्टामीन क्या है? हिस्टामीन एक प्रोटीन है जो कि सिग्नल, यानी कि हिस्टामीन एक सिग्नल, ये जो हमारे पास ये है ना आपका, क्या कहते हैं, WBCs, ये हिस्टामीन बनाता है। ये भी MCQs के लिए याद रखना है। हिस्टामीन वो प्रोटीन है जो आगे जाके सारे RBCs को बोलेगा कि भाई आ जाओ आ जाओ, ये बैक्टीरिया आ गया है, इसको अटैक करो, अलर्ट हो जाओ। तो यहाँ पर ब्लड जो है वो रश कर लेते हैं, झमघट्टा बना लेते हैं। अच्छा जी। जिससे क्या होता है कि अब RBCs इसने इसको ट्रैप कर ली, अब ये कहीं पर इधर उधर मूव नहीं कर पाता, ये सेल्यूलर आर्मी आ गई। अब इसने क्या किया, WBCs को बुला लिया। अब WBCs आएगी और इस बेचारे को, ये जो, चाहे वो कोई डस्ट पार्टिकल के थ्रू हो, चाहे वो आपके बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, उन्हें ये किल कर देगी। अच्छा, इसकी वजह से ये, क्योंकि डस्ट पार्टिकल है ना, डस्ट पार्टिकल भी हार्मफुल पार्टिकल है, इस डस्ट पार्टिकल को देख के भी बहुत सारे WBCs एक्टिव हो जाते हैं। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए ना कि हिस्टामीन बनाते, हिस्टामीन प्रोटीन है जो कि आगे जाके RBCs को लेके आ जाएगी, WBCs को लेके आ जाएगी। और ये एलर्जिक कंडीशन है। अब ये एलर्जिक कंडीशन में बेसिकली आपको ऐसा होता है, छींके वीके लग जाती है। अच्छा, अब आपकी बहुत बड़ी आर्मी है इम्यून सिस्टम में, लेकिन सबसे VIP जो है ना वो ल्यूकोसाइट्स। ये देख लो, ये VIP आर्मी, ठीक है। और ये जो VIP आर्मी है जिसे ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अलाउ करता है कि आए। जब ये देखते हैं कि अब बॉडी के अंदर आपका इम्यून सिस्टम बड़ा इसको कंट्रोल कर नहीं पा रहा जर्म्स को, तो फिर वो VIP आर्मी यानी कि ल्यूकोसाइट्स को हायर करता है, यानी कि उसको रिलीज करवाता है। अब ल्यूकोसाइट्स बहुत टाइप्स के हैं, ये देख लें भाई। और इन्हें फैगोसाइट्स कहते हैं। इनमें जो सबसे अबंडेंट ल्यूकोसाइट्स में जो सबसे मोस्ट फेमस, ल्यूकोसाइट्स की भी बहुत सारी टाइप्स हैं, उनमें है न्यूट्रोफिल। ठीक है, ये देख लें आप, इसका न्यूक्लियस किस टाइप का होता है। न्यूट्रोफिल है जो अबंडेंट में मौजूद है। अब क्या होता है, ये वेट करता है, ये बॉडी में मौजूद है आपकी, ठीक है। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड ने से बना दिए ल्यूकोसाइट, आपकी बॉडी में VIP है, मौजूद है, वेट कर रहे होते हैं, RBCs के साथ घूम फिर रहे होते हैं। वेट तब तक करते हैं जब तक बॉडी के अंदर कोई हार्मफुल सब्सटेंस एंटर होता है, तब ये अपना जो है वो काम करते हैं। तो न्यूट्रोफिल मैं आपको बता चुकी, न्यूट्रोफिल आर द मोस्ट अबंडेंट सेल within the blood stream। और न्यूट्रोफिल इज अ सेल, इज अ, क्या बोलेंगे, इज अ टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ठीक है। तो अब ये न्यूट्रोफिल क्या हुआ, न्यूट्रोफिल बेसिकली, ये देखो डिफ्यूजन के थ्रू इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। और ये देख लो, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज हैं, तो इनमें जो WBCs हैं वो हर जगह जा रही होती है, ब्लड वेजल्स में भी जा रही होती हैं, बॉडी टिश्यूज में भी ट्रेवल कर रही होती है आसानी से। इट इज अ फंक्शन ऑफ इट इज द फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल सिंपली। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि जो आपकी नेचुरल पुलिस ऑफ द बॉडी है, कभी कभी वो इतने हार्मफुल बैक्टीरिया को इनटेक करता है कि जो खुद खा के मर जाते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, और उस इन्फेक्शन की वजह से, यानी कि कभी कभी मैंने आपको बताया ना, कभी कभी इतने हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस आ जाते हैं
कि जो आपके जो WBCs हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, उसे भी खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखो, लेट सपोज ये इस तरीके से इन्वेज करते जा रहे हैं, इसे आप कहते हैं फैगोसाइटोटिकली सेल्फ ईटिंग प्रोसेस। ठीक है जी। अब ये जो फाइटोटिकल, ये आपके वायरस बैक्टीरिया को इनटेक कर रहे हैं, और ये जो एक सेल है वो अबाउट 100 पैथोजन इनटेक करते हैं। ये भी एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है। और 100 पैथोजन इनटेक करने के बाद ये मर जाते हैं, क्योंकि इनकी जो एबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है। अच्छा, सम टाइम ऐसे होता है कि कुछ आरबीसी, ये हमारे पास जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो कैंसरस सेल्स को भी खाते हैं। ठीक है, कैंसरस सेल्स को भी खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि कैंसर सेल इतने ज्यादा हैवी होते हैं कि वो उन्हें, जो आपका नेचुरल इम्यून सिस्टम है, वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। ठीक है। अच्छा, कुछ आपके नेचुरल किलर सेल्स भी होते हैं। जो नेचुरल किलर सेल्स क्या करते हैं, आपके जो नॉर्मली इन्फेक्टेड सेल हैं उन्हें खत्म करते हैं। ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स आपके नॉर्मली जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं उन्हें किल करेंगे। अब नेचुरल किलर सेल को NKC भी कहते हैं। वो पहले स्कैन करते हैं वायरस बैक्टीरिया को, उसके बाद उसको खाते हैं। अब उसको कैसे खाते हैं? नेचुरल किलर सेल इस वायरस के ऊपर डिटेक्ट करता है। क्या डिटेक्ट करता है? एक प्रोटीन डिटेक्ट करता है। वो प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ वायरस और बैक्टीरिया की बॉडी में मौजूद होती है। वो प्रोटीन कौन सी है? मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज के लिए कि नेचुरल किलर सेल इज अ टाइप ऑफ सेल विच आर गोइंग टू स्कैन द मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, एंड आफ्टर द स्कैनिंग वो उसे फिर इन्वेट करता है, उससे पहले इन्वेट नहीं करता। ये देखो, ये मौजूद है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। किसके ऊपर मौजूद है? पैथोजन के ऊपर मौजूद है। इसने डिटेक्ट कर लिया। डिटेक्ट करने के बाद फिर ये जो आपका नेचुरल किलर सेल है इसे खाएगा या फिर इसे खत्म करेगा फैगोसाइटोटिकली। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करेगा? ये अपने अंदर से कुछ केमिकल्स निकालेगा जो इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। अपने अंदर से केमिकल्स निकालेगा और उसे क्या कर देंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगे। अच्छा, हमारा जो इन्नेट इम्यून सिस्टम है, यानी कि नेचुरल इम्यून सिस्टम है, उसका आखिरी सेल हमारे पास कुछ इस तरह का होता है जिसके डेंड्राइट्स निकले हुए होते हैं। आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा है ना? न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में भी डेंड्राइट्स होते हैं, यानी कि आर्म लाइक स्ट्रक्चर। तो इन्नेट इम्यून सिस्टम का एक सेल है जिसे आप कहते हैं डेंड्राइट सेल। और ये डेंड्राइट सेल आपके बॉडी के मुख्तलिफ आउटर रीजन में मौजूद है, जैसे नोज और लंग्स। नोज में मौजूद है ताकि वो लंग्स में जो एयर जा रही है उससे जर्म्स को मार सके। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है डेंड्राइट सेल। और ये डेंड्राइट सेल दोनों में इन्वॉल्व है, इन्नेट इम्यून सिस्टम में भी इन्वॉल्व है और अडेप्टिव इम्यून सिस्टम में भी इन्वॉल्व है। ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए चीज याद रखनी है। दे आर लिंक बिटवीन इन्नेट एंड एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। अब क्या होता है कि इन्होंने क्या किया? अब देखो इन्नेट से कैसे एडेप्टिव में जा रहा है, क्योंकि इन्नेट एडेप्टिव को किल करता है। अब ये जो हमारे पास डेंड्राइट सेल है, इसने क्या किया? बहुत सारों को डैमेज किया, और डैमेज करने के बाद अब इसने क्या किया? बहुत सारे वायरस आ गए, बैक्टीरिया आ गए। इसने ये सेंस किया कि यार ये तो बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया। अब ये अपने पास इंफॉर्मेशन लेके जाएगा और इंफॉर्मेशन देगा अडेप्टिव इम्यून सिस्टम को। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि ये जो डेंड्राइट सेल है ये मिडल है, दोनों में इन्वॉल्व हो रहा है, इन्नेट में भी इन्वॉल्व हो रहा है, एडेप्टिव में भी इन्वॉल्व हो रहा है। ये सेल सबसे पहले बॉडी के इम्यून सिस्टम को सेंस करेगा, जब इसके बस के बाहर हो जाएगा तो ये मैसेज इंफॉर्मेशन लेके जाएगा कि भाई बॉडी के मामलात खराब हो गए, और फिर ये एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को इंफॉर्मेशन देगा। और एडेप्टिव इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में देगा? एंटीजन की फॉर्म में देगा। किस फॉर्म में देगा? एंटीजन की फॉर्म में देगा। ठीक है, तो ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। इंफॉर्मेशन एडेप्टिव में किस फॉर्म में जाएगी? एंटीजन की फॉर्म में जाएगी। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन इसको मिल गई है। अब इंफॉर्मेशन मिलने के बाद ये जो एंटीजन है, ये एंटीजन्स आर द ट्रेसेस दैट पैथोजन लीव अराउंड। एंटीजन उन, यानी कि उसने इंफॉर्मेशन दी, और जिससे पुलिस चोर का पता कैसे लगाती? उसके फुटप्रिंट से। ठीक है,
तो एंटीजन, हर वायरस और बैक्टीरिया अपना एंटीजन गिराता हुआ जा रहा था, ठीक है, गिराता हुआ जा रहा था। इसका मतलब वो अपना अपना सुराग बताता हुआ जा रहा था एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को। तो यहाँ से उसको पता चल जाएगा और उसके एंटीजन उसकी बॉडीज पे मौजूद थे, वो गिराता हुआ जा रहा था, ठीक है। इसने उसी एंटीजन को इस इन्वेलप में कैरी किया हुआ था और इसने एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को दिया था, ठीक है। अब ये एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में किसको देगा, तो डेंड्राइट सेल किसको दे रहा है, टी सेल्स को, किसको दे रहे हैं, टी सेल्स को। आपने ये भी एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। अब ये इसने इंफॉर्मेशन इससे ले ली। अब आपके पास ये जो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम है ये एक्टिवेट हो जाएगा। मजे की बात ये है कि एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम भी कहते हैं, ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। अच्छा, अब एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता है आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज होंगे। लेट्स सपोज ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज हैं जो कि डिफरेंट डिजीज कॉज कर रहे हैं। अच्छा, अब जैसे ही यानी कि डेंड्राइट सेल ने टी सेल्स को जो दी थी उसमें इंफॉर्मेशन इन बैक्टीरियाज की, लेट्स सपोज इन्होंने क्या किए, जो आपके इम्यून सिस्टम, वो जो जिनको इसने इंफॉर्मेशन दी वो टी सेल्स थे और बी सेल्स भी हो सकते हैं। अब इसका मतलब इम्यून सिस्टम में, कौन से इम्यून सिस्टम में, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में दो टाइप के सेल्स इन्वॉल्व हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। ये अभी आप लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर भी पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है, मैंने आपको ये बताया था, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, ये भी आपने याद रखना है। ये देख लो भाई, जब हालत इस टाइप की हो जाती है कि आपके WBC पे ये वायरस बैक्टीरिया अटैक कर रहे हैं, यानी कि वायर बच गया, ठीक है। अब क्या मतलब, ये आपके जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है उसके हाथ में नहीं रहा, तब आ जाते हैं टी और बी सेल। उस वक्त आपको फीवर आना शुरू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपके जर्म्स की तादाद बढ़ चुकी है और आपके WBC को वो मारते जा रहे हैं, ठीक है। उनपे अब बाहर की आर्मी आ जाती है, टी लिम्फोसाइट आ जाती है, यानी कि एडेप्टिव इम्यून सिस्टम आ जाता है। तो ये अब ये अटैक कर रहे थे, लड़ रहे थे, ये आ गई भाई इनकी आर्मी। ये आर्मी क्या करेगी, आपको ठीक कर देगी। तो जब ये इस रिस्पॉन्स को आप कहते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। अभी मैंने आपको इससे पहले एक और रिस्पॉन्स बताया था जिसमें आपके जो बॉडी थी वो उसको, अब यानी कि देखो, एक वो रिस्पॉन्स जिसमें बैक्टीरिया आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को किल कर रहे हैं, इस रिस्पॉन्स को कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। और एक वो ऐसा है कि आपके जो आरबीसी हैं वो उस बैक्टीरिया को मार रहे हैं, क्योंकि बैक्टीरिया इतने इतने ताकतवर नहीं है। इस रिस्पॉन्स को आप कहते हैं ह्यूमरल रिस्पॉन्स, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये आपने दो जो रिस्पॉन्स है जो कि टी लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्स शो कर रहे होते हैं, ये रिस्पॉन्स भी दो याद रखने हैं, ठीक है जी। अब क्या होता है कि जैसे वो हमने पीछे की कहानी छोड़ी थी कि डेंड्राइट्स ने इंफॉर्मेशन दी टी लिम्फोसाइट्स को और टी लिम्फोसाइट्स ने वो सिग्नल लिया, उसको समझ में आया, इसने अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये जो टी सेल्स हैं ये दो टास्क करते हैं जैसी इनको इंफॉर्मेशन मिलती है। एक, अपनी साइकिल्स को बढ़ाते हैं और अपने आप को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस मल्टीप्लीकेशन को आप कहते हैं ई फैक्टर सेल। दूसरा, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफर करते हैं। कुछ हैं, दो टास्क हैं, एक अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं टी लिम्फोसाइट्स, दूसरा इंफॉर्मेशन वाइट ब्लड सेल्स को देते हैं, इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं ताकि आप भी जाग जाओ, भाई बॉडी की कंडीशन बहुत ही खराब हो गई है। और एक टास्क इनका ये होता है जिन्हें आप कहते हैं मेमोरी टी सेल्स। वो मेमोरी टी सेल्स क्या करते हैं, जो डिजीज आ गई है उसको नोट करते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड कर देते हैं उस एंटीजन को कि भाई ये एंटीजन आपकी बॉडी में आ गया। तो फर्स्ट टाइम जब कोई बॉडी के अंदर, किसी छोटे बेबी के बॉडी के अंदर फर्स्ट टाइम वायरस बैक्टीरिया आता है तो उसका मेमोरी टी सेल एक्टिव होता है और उसे रिकॉर्ड कर लेता है उस एंटीजन को, ताकि आइंदा वक्त के लिए उसके पास उनका सुराग पहले से हो, ठीक है। तो ये देख लो, मेमोरी टी सेल्स कीप अ रिकॉर्ड ऑफ दिस एंटीजन। एंटीजन किसने छोड़े थे, एंटीजन छोड़े थे वायरस और बैक्टीरिया ने, फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अब ये इसने नोट कर लिया, यानी कि एक काम इसका ये था, अपने आप को मल्टीप्लाई किया, इंफॉर्मेशन आगे WBC को भी दी कि भाई आगे अलर्ट हो जाओ, और तीसरा मेमोरी में भी इसने स्टोर कर दिया।
अच्छा, सम टाइम ऐसे होता है कि आपके जो सेल हैं वो बेसिकली लड़ते लड़ते हार जाते हैं, इन वायरस बैक्टीरिया खुश है, इन्होंने इनको मार दिया, तो एक्सीडेंटली क्या होता है कि ये बताता है, बुलाता है साइटोटिक टी सेल्स को। क्या? वो सेल जो आपका इम्यून सिस्टम का एक पार्ट था, लिम्फोसाइट था, लेकिन वो हार गया है, उसने अपने अंदर से एक अलार्म दिया इम्यून सिस्टम को, वो अलार्म को देख के साइटोटिक टी सेल्स आ गया और उसने बेचारे बड़ी ही अफसुर्दगी से इसको खत्म कर दिया। उसको भी दुख था इसको मारने का, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी था। क्यों? क्योंकि ये अब ये भी सेल इन्फेक्टेड और डाई हो गया था, क्योंकि अगर ये इसको किल नहीं करता तो ये आगे जाके कैंसर भी कॉज कर सकता था। उसके अलावा आपके पास टी सेल पढ़ लिया आपने, अब आपके पास एक और सेल्स होते हैं जिसे आप बी सेल्स कहते हैं, और बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है। वो एंटीबॉडीज एंटीजन को देख के बनाता है। एंटीजन कौन बना रहा था? एंटीजन किसका पार्ट था? एंटीजन वायरस और बैक्टीरिया का पार्ट था। उस एंटीजन को देख के बी सेल्स केमिकल्स बना रहे हैं एंटीबॉडीज की फॉर्म में, जो कि उस बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, उस एंटीजन पे अटैक करते हैं और उसे खत्म करते हैं। ठीक है, ये कर दिया और उसे एक वक्त ऐसा आएगा कि इसको वो किल कर देंगे। करने के यानी कि किसका है कि पहले वो बी सेल्स एंटीबॉडी बनाता है, उस पर अटैक करता है, उसको अटैक करने के बाद मैक्रोफैग फैगोट क्या बोलेंगे, मैक्रो फैगोसाइटोटिकली उसे खत्म करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब मेमोरी बी सेल ने एंटीजन का इनकाउंटर कर दिया। अच्छा, अब मेमोरी, अच्छा बी सेल्स थे, बी सेल ने एक तो उसको इनकाउंटर किया, दूसरा बी सेल्स भी अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। इसने खत्म किया था, इसने अपने आप को मल्टीप्लाई कर दिया। इसने अपने आप को जो मल्टीप्लाई किया तो वो कहलाता है मेरे पास मेमोरी बी सेल। और मेमोरी बी सेल क्यों कहेंगे? क्योंकि इसने अपने आप को नोट डाउन कर लिया कि भाई मैंने इस एंटीजन को मारा है, ताकि फ्यूचर में अगर ऐसा एंटीजन वापस आए तो ये उसी तरह की एंटीबॉडीज के पास प्रिपेयर और ये बना ले। ठीक है, तो कीप रिकॉर्डिंग को मेंटेन कौन कर रहा होता है भाई? बी और टी। अब इसने, अब लेट सपोज इसने एक रेड कलर का एंटीबॉडी बनाई रेड कलर के एंटीजन के खिलाफ, तो ये इसके मेमोरी में स्टोर होती गई। जितने किस्म के जरासीम आपकी बॉडी में एंटर होती हैं और फर्स्ट टाइम आपका एडेप्टिव इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है, तो वो अपनी मेमोरी में स्टोर्ड करता रहता है ताकि आगे जाके उसको नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, अब अच्छा, एक और चीज याद रखना, क्योंकि आपका जो इनेट इम्यून सिस्टम है वो क्विक इम्यून सिस्टम है, तो वो जल्दी ही स्टार्ट होता है और जल्दी ही एंड हो जाता है। जबकि आपका जो हमारे पास एडेप्टिव इम्यून सिस्टम है वो देर से स्टार्ट होता है लेकिन देर तक रहता है। ठीक है, डेज भी ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा आपके पास जो इम्यून सिस्टम हमारे पास बहुत, कहने का मतलब ये, वो जो केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन में डिफरेंस ही था। नर्वस कोऑर्डिनेशन क्विकेस्ट है लेकिन खत्म भी जल्दी हो जाता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन स्लोएस्ट है लेकिन बहुत देर तक रहता है। तो ये हमारे पास था इम्यून सिस्टम एंड उसकी टाइप्स।